नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी एक्सप्रेस हर वीक में जो है वो 2 टीएनसी एक्सप्रेस लेके आते हैं। उसमें जो है वो हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक के बारे में जो है वो कंप्लीटली डिस्कशन करते हैं। टीएनसी एक्सप्रेस में कौन सा टॉपिक होता है या किस टॉपिक को हम टीएनसी एक्सप्रेस में शामिल करते हैं, उसके लिए मैं आपको हर बार की तरह बताता हूँ कि उसके लिए हमारे पास में जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हमारा जो है वो टोटली टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसमें से जो है वो क्वेश्चन हर बार आते हैं। दूसरा हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कि हमारे पास वो टॉपिक जो है वो टफ होना चाहिए, क्योंकि इजी टॉपिक को तो जो है वो स्टूडेंट्स आसानी से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि जो टफ वाला टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करें। तीसरा जो है वो हम कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को लेते हैं, यानी कि उसमें कंप्लीट टॉपिक का डिस्कशन होगा, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। क्लास हमारी छोटी या बड़ी हो सकती है, 1 घंटे की बजाय जो है वो 1.5 घंटे की हो जाए, या हो सकता है आधे घंटे में भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन उस टॉपिक के बारे में सिर्फ एक क्लास होगी, कंप्लीट होगी। उसके बारे में इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक जो है वो डिस्कशन होगा। उसके एमसीक्यू है उनको डिस्कशन किया जाएगा, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके से आगे पूछे जा सकते हैं, उन सबका भी जो है वो डिस्कशन होगा। और चौथा और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है आपके कमेंट बॉक्स पे। जो बच्चे जो टॉपिक नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में चाहते हैं उसके लिए वो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये टाइप चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का जो है वो कमेंट आते हैं। कुछ लोग जो है वो ईसीजी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, कुछ जो है वो मतलब कर्च वॉकिंग के बारे में कमेंट कर रहे हैं, कुछ जो है वो एनेस्थीसिया के बारे में कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वो जो भी कमेंट कर रहे हैं उससे पहले जो है वो आप टीएनसी एक्सप्रेस में कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ा दिए गए हैं उनको आप देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब के जो है वो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके टीएनसी एक्सप्रेस में देखेंगे तो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। तो ऐसा टॉपिक बताइए आप कमेंट करने से पहले कि वो पहले हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जो ऑलरेडी हो चुका है उसको आप कमेंट करेंगे तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। और जितने ज्यादा जो कमेंट आएंगे जिस टॉपिक के लिए आएंगे, नेक्स्ट टीएनसी में जो है वो आपको वही टॉपिक देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हमने जो है वो शामिल किया है पल्स। दोस्तों वाइटल साइन जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके इनकी जो है वो हम क्लास लेके आएंगे। इवन 2 की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, बाकी की भी जो है वो आ जाएगी। आज की जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी पल्स। दोस्तों जितने भी हमारे पास में वाइटल साइन है उसमें पल्स जो है वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है, लेकिन ईजी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन जो है बहुत निकल के आते हैं। और कहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपको मैं इमीडिएटली वहीं पे बताऊंगा, तो आप उसको जो है वो नोट करके रखिए। क्लियर है? आज की क्लास में हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि हम आज की क्लास में जो है वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो है वो पल्स किस तरीके से जनरेट होती है, या पल्स जो है वो होती क्या है, डेफिनेशन भी कह सकते हैं, किस तरीके से जनरेट होती है, क्या जो है वो पल्स कहाँ पे, वो सारी चीजें जो है वो होती है, वो सब चीजें। देन उसके बाद साइट ऑफ पल्स, यानी कि पल्स जनरेट तो होती है, पल्स होती क्या है वो भी चीज डिस्कस हो गया। कहाँ पे हम पल्स को जो है वो फील कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी में ही जो है वो फील करेंगे, कौन कौन सी ऐसी साइट है जहां पे हमें पल्स जो है वो फील होगी और वहीं पे वो क्यों फील होती है उसके बारे में भी। और हर पल्स की साइट का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसकी रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे कि पल्स जो है वो किस तरीके से होती है। दोस्तों पुराने जमाने में तो जो है वो, चलो आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने जमाने में तो जो कहते थे कि नाड़ी वेद, ठीक है, यानी कि पल्स नाड़ी को देख के ही, उसकी रेट को देख के, उसकी रिदम को देख के, उसकी जो है वो वॉल्यूम को देख के, उसकी जो है वो टेंशन को देख के बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। हालांकि वो विधि जो है वो धीरे धीरे हमारे पास में जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है, तो हम उस चीज को भूल रहे हैं। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे भी जो है वो हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो है वो बनाते हुए हैं, जो उसमें एक्सपर्ट है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो टाइप देखेंगे। बहुत सारी जो है वो पल्स होती है, बाइजेमिनल पल्स है, वाटर हैमर पल्स है, कोरिजन पल्स है, देन उसके बाद वीक पल्स है, 3D पल्स है, साइनस है,
ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू का, जो कि हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हमने पढ़ लिया तो उसका असेसमेंट भी जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास में पल्स। ठीक है, कि पल्स जो है वो होती क्या है, किस तरीके से या किसको जो है वो हम पल्स कहते हैं। दोस्तों पल्स की अगर एक सिंपल डेफिनेशन कहें तो सिंपल डेफिनेशन होती है कि आर्टरी का एक्सपेंशन एंड रिकोलाई, ठीक है, क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है। क्यों होता है, एक्सपेंशन क्यों होता है और रिकोलाई क्यों होता है, उन सब के बारे में भी देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन हो गई कि आर्टरी का, ठीक है ना, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी। आर्टरी जो है वो हमारे पास में फैलती है और सिकुड़ती है, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आर्टरी जो हम पल्स कहेंगे। अब ये क्यों फैलती है और क्यों सिकुड़ती है, इसके बारे में जो है वो डिस्कशन आ जाता है। दोस्तों आपने जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर देखे होंगे, ये हमारे पास में 4 चैम्बर है। अब आपको पता ही है कि ब्लड को लाने और ले जाने के लिए बेसिकली जो है वो हमारे पास में 2 ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी होती है, एक आर्टरी होती है और एक जो है वो वेन होती है। ये सारी चीजें आपको जो है वो पता ही होगी, इसलिए इसके बारे में जो है वो डिस्कशन नहीं करेंगे। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी का जो सिंपल क्लासिफिकेशन जब किया गया था उसमें ये किया गया कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ध्यान से समझना दोस्तों, आर्टरी किसको कहते हैं, जो ब्लड को दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को जो है वो हार्ट से दूर लेके जाएगी, यानी कि दूर लेके जाएगी, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, आर्टरी कहलाएगी। और जो ब्लड को जो है वो हार्ट के पास लेके आएगी वो कहलाएगी हमारे पास में वेन, चाहे उसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो। इसका एक्सेप्शन भी है, वो आपको पता ही होगा कि सारी आर्टरी जो है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जितने भी हमारे पास में वेन है उन सब में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक वेन को छोड़ के, दैट इज पल्मोनरी वेन को। लेकिन ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था आर्टरी और वेन का, वो सिंपल है। आर्टरी मतलब कि जो ब्लड को जो है वो हार्ट से दूर लेके आती है, अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से जो ब्लड को दूर लेके जाएगी वो हमारे पास में आर्टरी कहलाएगी, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। और ठीक उसी तरीके से हमारे पास में होगी वेन, जो कि क्या लेके आती है, नियर टू हार्ट। नियर टू हार्ट, हार्ट के जो है वो बिल्कुल पास में लेके आती है, सारे ब्लड को जो है वो हार्ट के पास में लेके आएगी, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वेन कहेंगे। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू कहां जाता है दोस्तों, बॉडी में जाता है। कहां जाता है, बॉडी में जाता है। और उसके बाद में जो है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो है वो वापस से राइट एट्रियम में चला जाता है। ये बेसिक है, आपने जो है वो देखा होगा। हम अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सर्कुलेशन में चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यही है हमारा पास में जो पढ़ने की चीज है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ब्लड जो है वो किस में जाएगा, आर्टरी में जाएगा। आर्टरी में जाएगा इन द सेंस अरोटा में जाएगा। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया तो आर्टरी जो है वो फैलेगी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करेंगे तो आर्टरी वापस अपनी शेप में आ जाएगी। तो किसी भी आर्टरी का, ठीक है, आर्टरी का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पे आर्टरी का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, उसी को पल्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सिंपल, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रेक्शन करेगा ब्लड जो है वो किस में जाएगा, हमारे पास में अरोटा में जाएगा या आर्टरी में जाएगा। हम अरोटा को नहीं लेके, अरोटा भी जो है वो एक आर्टरी है, ये भी आपको पता ही है। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया ब्लड जो है वो हमारे पास में आर्टरी में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा, आर्टरी जो है वो फैल जाएगी। और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा आर्टरी अपनी वापस अपनी जगह में आ जाएगी। क्लियर है। तो जो आर्टरी का फैलना और सिकुड़ना जो है वो क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है।
क्यों फैलती है, क्यों सिकुड़ती है? लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो फैल जाएगी, रिलैक्स करेगा तो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जब फैलता है, जिस प्रेशर से फैलता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और सिकुड़ने के बाद जितना प्रेशर हमारे पास में आर्टरी में होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये भी चीजें जो है वो आपको पता ही होगी कि जैसे कॉन्ट्रेक्शन करता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो उसके बाद जो प्रेशर बनता है उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जैसे ही हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करेगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये चीज भी जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमारे पास में जब पल्स प्रेशर आएगा तो मैं वहां पे भी जिक्र करूंगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके डिफरेंस को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें भी जो है वो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, जिस प्रेशर से ब्लड बाहर गया उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जैसे ही रिलैक्सेशन किया तो उसके बाद जो प्रेशर बचा उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपके सामने डेफिनेशन तो जो है वो क्लियर होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, रिलैक्सेशन किया, इसकी वजह से आर्टरी फैलती है और सिकुड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। अब ये पल्स तो सारी बॉडी में होती है, ठीक है, लेकिन हम फील कहां कर सकते हैं, ये भी तो चीज है। तो दोस्तों वहां पे एक चीज आपको और जानकारी बता दूं, जो हमने आर्टरी और वेन के बारे में डिस्कशन किया था कि आर्टरी जो होती है वो डिफर होती है, ठीक है, यानी कि आर्टरी जो है वो डीप होती है, हमारी बॉडी में जो है वो डीप होती है, और वेन जो है वो हमारे पास में सुपरफिशियल होती है, सुपरफिशियल होती है। ये चीज क्लियर है आर्टरी और वेन के बारे में। वैसे तो बहुत सारा डिफरेंशिएट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में जो है वो करवा दिया था, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आर्टरी जो है वो डीप होती है, हमारे जो शरीर है उसके अंदर डीप होती है, और वेन जो है वो हमारे पास में सुपरफिशियल होती है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि आर्टरी जो है वो किसी बोन को क्रॉस ओवर करती है, ठीक है, किसी भी आर्टरी थोड़ा सा ऊपर ही निकलेगी और किसी बोन को क्रॉस ओवर करके वहां से गुजरेगी, तो वहां पे हमें जो है वो फील होगा, सेंसेशन फील होगा, उसी को हम साइट बोलेंगे। ठीक है, कहां कहां ऐसी जगह है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आर्टरी डीप होती है हमारे शरीर के अंदर, जो आपको जो बाहर देख रहे हो जो कैनोला लगाते हैं वो सारी चीजें हमारे पास में क्या है दोस्तों, आईवी कैनोला हम जो लगाते हैं, तो वो इंट्रावेनस कैनोला वो सब वेन में हम लगाते हैं। आर्टरी जो है वो डीप होती है, जो हमें बेसिकली दिखाई भी नहीं देती है, और लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि वो आर्टरी थोड़ा सुपरफिशियल आती है और किसी बोन को क्रॉस ओवर करती है। जैसे यहाँ पे रेडियल आर्टरी है, तो ये रेडियल बोन को जो है वो क्रॉस ओवर करेगी, तो वहां पे हमें पल्स जो है वो फील हो जाएगी। यानी कि उस ब्लड वेसल्स में, उस आर्टरी के अंदर जो है वो एक्सपेंशन एंड रिकोलाई हमें वहां पे फील हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइट ऑफ पल्स। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना कि पल्स हम जो है वो कहां कहां फील कर सकते हैं। तो उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम पल्स को जो है वो फील कर सकते हैं, साइट ऑफ पल्स। बेसिकली जो है वो आपने देखा ही होगा और ऑलमोस्ट सबको जो है वो याद भी होगा, लेकिन हम इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो कौन कौन सी साइट होती है दोस्तों, पहले आ जाती है हमारे पास में टेम्पोरल, ठीक है, जैसे आपको पता है जिसको जो जहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिस बोन या जिस जगह पे जो है वो प्रेजेंट होती है, उसी के आधार पे उस पल्स का भी नामकरण कर दिया गया है, टेम्पोरल पल्स। ठीक है, टेम्पोरल पल्स कहां होती है, जो हमारी टेम्पोरल बोन है वहां पे सैचुरेटेड होती है। दूसरी हो गई हमारे पास में कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स। बहुत सारे लोग जो है वो इसके बारे में जानते होंगे, सीपीआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके सबकी मैं बताऊंगा कि इसमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर पल्स के बारे में दो दो लाइनें जरूर बताऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जाएगी। क्लियर है? तीसरा आ जाता है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि इतना तो फिर आएगा नहीं हमारे पास में। ये लो, तीसरा आ गया हमारे पास में एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो है वो हार्ट, जो है हमारे पास में हार्ट होता है वहां पे सैचुरेटेड होती है, वहां पे फील होती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में रेडियल पल्स, यहाँ पे जो आपको फील हो रही है हमारे पास में वहां पर ब्रेकियल पल्स। देन उसके बाद रेडियल पल्स, रेडियल पल्स। 6 आ जाएगा हमारे पास में फीमोरल पल्स। सबको जो है वो इमेज से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पल्स जो होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फीमोरल पल्स के बाद में हमारा आएगा पोप्लिएटल पल्स,
पोप्लेटल पल्स जो हमारा नी है वहां पे होता है। देन उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में टीबियल पल्स या पोस्टीरियर टीबियल और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डोर्सल पेडिस पल्स। ठीक, ये हमारे पास में जो है वो कुल 9 प्रकार की जो है वो हमारे पास में पल्स है। 1 बाय 1 करके इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। याद रखने का तरीका सीधा सीधा आपको जो है वो शुरू से स्टार्ट करना है, किसी चीज को नहीं देखना। बॉडी सबके पास में है, किसी को ये भी याद नहीं रखना कि निमोनिक्स है। सबसे पहले टेम्पोरल पल्स, ये जो हमारे पास में टेम्पोरल बोन है वहां पे सैचुरेटेड होती है। ये जो आप फील करते हो खाना खाते टाइम पे भी आपको जो है वो फील हो जाएगी, ये होती है हमारे पास में टेम्पोरल पल्स। दूसरी आ गई हमारे पास में कैरोटिड पल्स, जो नेक के पास में हमें जो फील होती है, ठीक है, वो हो गया हमारे पास में कैरोटिड पल्स। उसके बाद हो गया हमारे पास में एपिकल पल्स, जो हार्ट जहां पे सैचुरेटेड होता है वहां पे हमें सुनाई देती है, वो हो गया एपिकल पल्स। उसके बाद आओगे ब्रेकियल पल्स, ये जो हमारे पास में जो है वो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, वहां पे जहां पे हम बीपी भी चेक करते हैं और वहां पे हम स्टेथोस्कोप लगा के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो आगे ब्रेकियल पल्स। उसके बाद ये रेडियल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है ये है रेडियल पल्स। उसके बाद आगे फीमोरल, जो मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, जो ग्रोइन वाला एरिया वहां पे फीमोरल है। उसके बाद घुटना जो आ गया, ठीक है, घुटने के पीछे की साइड में है, वो आगे हमारे पास में पोप्लेटल पल्स। उसके बाद आगे पोस्टीरियर टीबियल, ठीक है, जो मेलियस बोन है उसके जस्ट पीछे की होती है। और लास्ट में आ गया डोर्सल पेडिस पल्स, ठीक है। इमेज के द्वारा जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये साइट आ गई। अब देखो सबसे पहले होगी टेम्पोरल, ठीक है, जो कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, हेड के पास, ठीक है, हेड के पास में सैचुरेटेड है। नेक्स्ट आ गई कैरोटिड, जो कहाँ पे है दोस्तों, नेक, गर्दन के पास में सैचुरेटेड होती है। दूसरी नेक्स्ट आ गई एपिकल पल्स, जो कहाँ पे सैचुरेटेड होती है दोस्तों, हार्ट पे। उसके बाद आ गया हमारे पास में ब्रेकियल, जो कि कहाँ पे होती है दोस्तों, एल्बो। उसके आगे रेडियल हो गया हमारे पास में रिस्ट पे। उसके आगे फीमोरल होगी ग्रोइन एरिया पे, जो ग्रोइन एरिया है वहां पे। पोप्लेटल होगी दोस्तों घुटने के पीछे। उसके बाद में होगी पोस्टीरियर टीबियल, होगी हमारे पास में जस्ट हमारे पास में जो एंकल है, ठीक है ना, वहां पे। और उसके बाद होगी डोर्सल पेडिस, यानी कि हमारा जो लोअर लिम्ब का जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे, ठीक है, फिट के जो अपर एरिया है वहां पे जो है वो सैचुरेट होती है। 1 बाय 1 करके इनको जो है वो पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए अपनी नोटबुक और अपना दिमाग जो है वो खोल लीजिए, 5 मिनट के अंदर जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो है वो दोस्तों साइट में आएगा और उसमें जो पर्टिकुलर हमारे पास में जो पल्स है उसकी जगह से पूछा जाएगा और दूसरा हमारे पास में पूछा जाएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो 1 बाय 1 करके टाइम खराब न करते हुए जो हो हम ले लेते हैं। सबसे पहली पल्स थी दोस्तों हमारे पास में कौन सी थी, सारे चार्टों को ले लेते हैं। सबसे पहले पल्स थी हमारे पास में टेम्पोरल। अब टेम्पोरल में आप फटाफट बताइए दोस्तों, टेम्पोरल पल्स कहां पे सैचुरेटेड थी। टेम्पोरल पल्स थी हमारे पास में टेम्पोरल बोन पे। और ये दोस्तों ये इंडिकेटेड करती है हमारे पास में ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। क्योंकि दोस्तों ये क्या चीज होती है, ये हमारे पास में कैरोटिड पल्स है, हमारे पास में कैरोटिड पल्स है। कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, ये कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती है। अगर आपने जो है वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देखा होगा तो हमारे पास में हार्डोटा से 3 चीजें निकलती है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक निकलती है, लेफ्ट कैरोटिड निकलती है और लेफ्ट जो है वो हमारे पास मिड क्लेविकल आर्टरी निकलती है। 2 कैरोटिड आर्टरी 2 में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो सीधा ब्रेन में चल जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल है, बाहर की तरफ जाती है, जिसमें टेम्पोरल पल्स भी जो है वो फील होती है। अब देखो टेम्पोरल पल्स अगर वीकर होगी तो ये डेफिनेटली शो करेगी कि कैरोटिड आर्टरी में कहीं ना कहीं से जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है वो ये हमारे पास में जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ब्रांच किसकी है, कैरोटिड आर्टरी की है, तो वहां पे जो है वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर देगी। तो ये हमारे पास में ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वहां पे जो है वो देखने को मिलेगी। एग्जाम में टेम्पोरल पल्स से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास में, जहां पे भी पूछा जाएगा मैं आपको रेड कलर से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों कैरोटिड पल्स, ठीक है। पहला था हमारे पास में टेम्पोरल और दूसरा हो गया हमारे पास में कैरोटिड पल्स।
कैरोटिड पल्स काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कैरोटिड पल्स जो है वो कहाँ पे होती है, ठीक है, नेक में फील होती है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट साइड में जो है वो नेक में फील होती है दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, या जिसको हम कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, उसमें हम जो है वो कैरोटिड पल्स ही देखते हैं। क्लियर। और ये जो पल्स है वो हमेशा ध्यान में रखना सबसे कम समय के लिए जो है वो देखी जाती है। कम समय के लिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा कि पल्स जो है वो कितने टाइम तक देखी जा सकती है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, पल्स को देखने का टाइम पीरियड होता है जो, अगर हमारे पास में नॉर्मल पल्स है, कोई भी क्लाइंट है, हमें नॉर्मल पल्स फील हो रही है, उसकी रेट, रिदम, वॉल्यूम सब कुछ चीजें नॉर्मल फील हो रहा है, तो हम उसकी 1 मिनट तक पल्स चेक करते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, सॉरी, जिसकी नॉर्मल पल्स है उसकी 30 सेकेंड जो है वो पल्स चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई पर्सन है, मैंने इसकी पल्स चेक की तो 30 सेकंड में पल्स चेक करूंगा, उसके बाद निकल के आएगा कि 35 आई है या 40 आई है, तो मैं उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर पल्स नॉर्मल वे में आ रही है, रेट, रिदम, वॉल्यूम तीनों चीजें सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम 30 सेकंड के लिए जो है वो काउंट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास में कि अगर पल्स इरेगुलर है, कम ज्यादा हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो हम उसको 1 मिनट तक चेक करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कम ज्यादा आ रही है तो। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कैरोटिड पल्स को हम सिर्फ 5 to 10 सेकेंड ही में ही चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर आप चेक करने में ही टाइम लगा दोगे तो कैरोटिड पल्स कहां पे जा रही है, बिल्कुल अंदर जा रही है, ब्रेन को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई दे रही है। तो आप पल्स चेक करने में ही उसको जो है वो ब्लॉक कर दोगे तो आगे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज जरूर जो है वो ध्यान में रखना कि एक तो BLS या CPR में जो है वो चेक करते हैं हम कैरोटिड पल्स। दूसरी, कितने समय के लिए चेक करते हैं? 5 to 10 सेकेंड के लिए चेक करते हैं। ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, एडल्ट में ही चेक करते हैं, इन्फेंट में आप इसको जो है वो चेक नहीं कर सकते। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि BLS कर रहे हो या CPR दे रहे हो तो आप जो है वो इन्फेंट में भी चेक करो। जी नहीं दोस्तों, इन्फेंट में जो है वो ये चीज नहीं चेक करते हैं, आप सिर्फ एडल्ट में ही जो है वो कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना। CPR के अंदर कौन सी पल्स चेक करते हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने समय के लिए पूछा जाता है? बहुत सारे बच्चे यही याद करके जाते हैं कि 30 सेकंड में पल्स चेक करते हैं तो 30 सेकंड होगा। कुछ ज्यादा याद कर लेते हैं कि नहीं इरेगुलर है तो हम 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। बिल्कुल, इरेगुलर है तो 1 मिनट के लिए करते हैं, रेगुलर पल्स है तो 30 सेकंड के लिए चेक करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है तो 5 to 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इसीलिए तो जो है वो हम TNC एक्सप्रेस में यही चीजें शामिल करते हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो है वो देखने को मिली। क्लियर हो गया। थर्ड आ गया हमारे पास में एपिकल पल्स। एपिकल पल्स शायद ही कोई जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन होगा जिसमें अगर पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें एपिकल पल्स के बारे में ना पूछा गया हो। क्लियर है। तो दोस्तों इसके लिए लेते हैं, ये एक यही ऐसी पल्स है जिसको फील करने के लिए हम स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है। जितनी भी पल्स है, टेम्पोरल है, कैरोटिड है, ब्रेकियल है, रेडियल है, फीमोरल, आप डायरेक्टली जो है वो फिंगर टिप को लेके जो है वो आप पल्स चेक कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक यही ऐसी पल्स है जिसको चेक करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों? स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो नीड स्टेथोस्कोप, नीड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बिना जो है वो इस पल्स को चेक आप नहीं कर सकते। दूसरी, इसकी साइट जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कहां पे फील होती है दोस्तों? तो ये होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड। अब देखो इसको समझो आप अच्छे तरीके से, क्या होता है देखो, कहां पे सैचुरेटेड होती है? वो हमें सर पे फील होगी, कैरोटिड गर्दन पे होगी। ये कहां पे फील होती है? तो दोस्तों 5th इंटरकोस्टल स्पेस, अच्छे तरीके से लिख लो, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। 5th इंटरकोस्टल स्पेस कैसे? ये हमारे पास में रिब्स है, पीछे जो है वो हमारे पास में थोरेसिक वर्टिब्रा है और आगे जो है वो हमारे पास में स्टर्नम है, इससे जुड़ी हुई है। इस तरीके से जाल होता है, बिल्कुल पीछे से रिब्स आती है और आगे जाके जो स्टर्नम है वहां पे जाके जुड़ती है। तो ऊपर से आप काउंट करोगे, यहाँ पे पहला स्पेस, पहली और दूसरी रिब्स के बीच में पहला स्पेस, दूसरी और तीसरी रिब्स के बीच में दूसरा स्पेस, तो हर रिब्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि आप शुरू से शुरुआत करोगे तो 5वां जो रिब्स है
उसके 5वीं और 6ठी के बीच में जो स्पेस है, रिब्स है, उसके बीच में जो स्पेस है, फिर वहां पे मिड क्लेविकुलर लाइन। अब देखो क्लेविकुल है ये जो आप देख रहे हो, बोन जो देख रहे हो, जिसको हम जो है वो ब्यूटी बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन भी कहते हैं, ये जो बोन है इसको आप बिल्कुल बीच में से मान लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन कीजिए, ये क्लेविकल है तो बिल्कुल बीच वाली लाइन, 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड में। अब हार्ट लेफ्ट साइड में ही है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में जो है वो आप इसको फील कर सकते हो। बहुत बार जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर पूछे बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट लेडी में, अब देखो दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है कि सीधा सा है, यूट्रस की साइज बढ़ती है, यूट्रस की साइड बढ़ती है, पेट के अंदर बच्चा आ जाता है तो डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ जाता है। डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर की साइड में आता है, इसीलिए जो है प्रेग्नेंट लेडी को सांस लेने में भी जो है वो दिक्कत आती है। क्यों आती है? उसी की वजह से आती है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, खाना नहीं पचता है, खट्टी डकारें आती है, वो सब आपको पता ही है, क्योंकि स्टोमक जो है वो कंप्रेस हो जाता है। तो उसकी वजह से एक तो होता है बच्चों में, और एक प्रेग्नेंट लेडी में ये कहां पे सुनाई देती है, यहां पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस था, यहां पे आ जाएगा 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो है वो पहुंच जाती है मिड क्लेविकुलर लाइन, वही लेफ्ट साइड में। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, प्रेग्नेंट लेडी में या बच्चों में जो है वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है, डायफ्राम ऊपर पहुंच जाएगा, तो हार्ट की जो हमारे पास में एपिकल पल्स की थी वो जस्ट ऊपर की साइड में पहुंच जाएगी। तो ये चीज भी जो है वो आपको ध्यान में रखना, इसका भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो तीनों क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, एक यही ऐसी पल्स है जिसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है। सेकंड चीज, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे सुनाई देती है नॉर्मली एडल्ट पर्सन में, लेकिन अगर चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें हमें जो है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे ये जो है वो सुनाई देगी। और सबसे लास्ट चीज, यही एक आइडल पल्स होती है। आइडल पल्स बोले तो यानी कि इसी से हम बाकी जो है वो पल्स को निर्धारित करेंगे। एक आइडल चीज तो होती है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई मार्क, ये कोई चीज है, स्केल है, इसी से मैं बाकी चीजों को मापूंगा, तो ये स्केल जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, आइडल हो गया। जैसे हम नापते हैं कि चलो इस तरीके से मैं किसी की हाइट नापूंगा, तो ये जो है वो हमारे पास में आइडल होगी, ठीक है। तो इसी से होंगे। अगर हम पल्स अल्ट्रेशन देखेंगे, पल्स डेफिशिएट देखेंगे, तो एपिकल पल्स से ही बाकी पल्स को जो है हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक आइडल पल्स होती है। आइडल पल्स क्यों होती है, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जब ऐसे नोड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वहां से इंपल्स निकलते हैं, वो इंपल्स ही एक्चुअल में जो है वो हमारे पास में एपिकल पल्स होती है। यानी कि जो रियल हार्ट रेट है वो यही होती है, रियल जो हो रही है, ठीक है। जो हमें फील हो रही है उसमें आपको 19-20 देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियल जो हार्ट रेट स्टार्टिंग होती है ऐसे नोड के कॉन्ट्रैक्शन से जो चीज होती है वो हमारे पास में एपिकल पल्स ही होती है। एपिकल पल्स को तो आप अच्छे तरीके से रट लीजिए, क्योंकि कैरोटिड पल्स और एपिकल पल्स में सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्रेकियल पल्स, चौथी आ गया हमारे पास में ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कहां होती है दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है ना, एल्बो में होती है, ठीक है। एल्बो में हम फील करते हैं, बच्चों में जो होती है, ठीक है दोस्तों, इन्फेंट में जो होती है हमें, तो ब्रेकियल पल्स या इन्फेंट या चाइल्ड में जो है वो हम जो है वो ब्रेकियल पल्स ही जो है वो चेक करते हैं। हालांकि इन्फेंट में जो है वो फीमोरल पल्स भी जो है वो चेक करते हैं सीपीआर के दौरान, लेकिन इन्फेंट या बच्चों में जो है वो ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, किसमें, सीपीआर के दौरान जो है वो ब्रेकियल पल्स ही चेक करते हैं। जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बीपी जब चेक करते हैं तो इसी का यूज में लिया जाता है। बीपी जब चेक करेंगे तो ब्रेकियल पल्स का ही जो है वो यूज में लिया जाएगा। आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, बीपी कफ यहाँ पे बांधते हैं, स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद स्टेथोस्कोप में जो है वो हवा डालते हैं और धीरे धीरे जो है वो हम हवा को रिलीज करेंगे और हमें जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वॉल्यूम है वहां पे हमें फील करके ब्लड प्रेशर को चेक कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेडियल पल्स। रेडियल पल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाली, ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेबल, इंपोर्टेंट की किस दृष्टि से, यूज से, मोस्ट यूजेबल पल्स है। ध्यान रखना, कहीं पे भी आप जो है
वो जाओगे, आपको जस्ट कहा जाएगा कि जाओ पेशेंट की पल्स चेक करके आओ, तो 99% पर्सन जो है वो इसी पल्स को चेक करते हैं। आपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा, या आप अपने भी जो है वो चेक करोगे तो इसी को चेक करोगे। तो जितने भी हमारे पास में मोस्ट यूजेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली पल्स जो है वो हमारे पास में रेडियल पल्स ही है। ठीक है, जब हम रेडियल पल्स से एबीजी सैंपल करते हैं तो भी हम रेडियल सैंपल ही यूज करते हैं। इससे का जो है वो मोस्ट यूज होता है, एक तो चेक करने में, दूसरा इसका यूज होता है एबीजी एनालिसिस में। एबीजी एनालिसिस में दो ही पल्स का जो है वो हम एबीजी एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, एक रेडियल और एक और फीमोरल। तो ये भी चीज जो ध्यान रखना, आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी पल्स को जो है वो यूज देते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए। तो पहले आ जाती है हमारे पास में रेडियल पल्स, दूसरी आ जाती है हमारे पास में फीमोरल। इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेडियल इंपॉर्टेंट है, रेडियल और फीमोरल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही चूज करते हैं। इसके अलावा हम एबीजी एनालिसिस की यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फीमोरल, जैसे जस्ट हमें अभी डिस्कस कर रहे थे फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स कहां होती है? जो ग्रोइन वाला एरिया है, ठीक है, 6 वाली आ गई फीमोरल पल्स, जो ग्रोइन वाला एरिया है, ग्रोइन एरिया है वहां पे होता है। सेकंड चीज, ये किस काम में आती है दोस्तों? एबीजी एनालिसिस के लिए। एबीजी एनालिसिस के लिए दो ही पल्स को हम प्रेफर करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए, एक फीमोरल को लेते हैं और दूसरा जो है वो रेडियल को लेते हैं। तो यहां पे ये चीज भी जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर, दैट इज 7 आ गया हमारे पास में पॉप्लेटल पल्स। पॉप्लेटल पल्स, पॉप्लेटल पल्स कहां होती है दोस्तों? जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा घुटना है, नी है, उसके जस्ट पीछे जो है वो सैचुरेटेड होती है, बहुत कम काम में लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्सन को दोनों हाथों में फिस्टुला है, मान लीजिए दोनों हाथों में फिस्टुला है, या मान लीजिए भगवान ना करे उसके दोनों हाथ ही नहीं है, तो आप ब्लड प्रेशर कहाँ से चेक करोगे या फिर जो है वो पल्स कहाँ चेक करोगे? तो हम जो है वो पॉप्लेटल पल्स को यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अगर दोनों हाथ या तो काम नहीं कर रहे हैं या दोनों हाथों में फिस्टुला बन गया, खासतौर से जो डायलिसिस या सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनको दोनों हाथों में जो है वो हम फिस्टुला बनाना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो दोनों हाथों में अगर फिस्टुला बन गया है, दोनों हाथ में से हम बीपी चेक नहीं कर सकते, तो हम थाई से चेक करते हैं, और थाई से चेक करेंगे तो हम जो है वो पॉप्लेटल पल्स को ही जो है वो काम में लेंगे। सेकेंड लास्ट आ जाती है हमारे पास में दोस्तों, सेकेंड लास्ट आ गई पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल हमारे पास में जस्ट एंकल वाला होता है, वहां पे जो है वो फील करते हैं, बहुत कम काम में आती है, लेकिन हमारे पास पल्स वहां पे फील होती है, इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट आ जाती है हमारे पास में डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस, ये जो है वो पल्स हमें फील करते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल हमारे पास में जो है वो 9 पल्स आ गई। 1 बाय 1 करके सबके बारे में हमने डिस्कशन किया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमने टेम्पोरल का किया था, फटाफट 1 मिनट में समरी कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेम्पोरल। टेम्पोरल यहाँ पे सैचुरेटेड होती है, जो इनडायरेक्टली रूप से ब्लड की ब्रेन सप्लाई को जो है वो सप्लाई होती है, उसको हमें पता लगाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में कैरोटिड, सीपीआर या बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट या कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, गर्दन के पास फील होती है। सीपीआर में यही पल्स फील करवाते हैं। एडल्ट पर्सन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक और होती है कि ये 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें जो है वो फील नहीं करते, बाकी सबको हम 30 सेकंड्स या फिर 1 मिनट के लिए चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एपिकल पल्स, एपिकल पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें हमने कहा था कहाँ फील होती है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे सैचुरेटेड होती है। एक यही ऐसी पल्स होती है जिसमें हमें जो है वो स्टेथोस्कोप रिक्वायरमेंट होता है, बाकी किसी भी चीज़ में स्टेथोस्कोप रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तीसरी चीज़, प्रेग्नेंट लेडी या बच्चों में जो है वो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में चली जाती है, तो ये होता है हमारे पास में 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे लेफ्ट साइड में सुनाई देती है। यही एक आइडियल पल्स होती है, बाकी पल्स को हम इसी से जो है वो कोरिलेट करते हैं। उसके बाद ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसी से जो है वो चेक किया जाता है, और इन्फेंट या बच्चों में जो है वो हम ब्रेकियल पल्स को चेक करते हैं ड्यूरिंग सीपीआर। उसके बाद रेडियल, रेडियल मोस्ट यूजेबल पल्स है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज या सबसे ज्यादा जो पल्स चेक की जाती है वो हमारे पास में रेडियल पल्स ही है। ठीक है, एबीजी एनालिसिस के लिए जो है वो रेडियल और फीमोरल, इन दोनों को जो है वो हम काम में लेते हैं, जो कि ग्रोइन वाले एरिया में है।
नेक्स्ट आगे पोप्लेटल। पोप्लेटल में बताया था आपको घुटनों के पीछे होती है। अगर दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं या दोनों हाथों में फिस्टुला बन गया है या दोनों हाथ ही नहीं है तो हम पोप्लेटल पल्स हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट आ गया पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सल पेडिस, जो कि हमें पल्स फील होती है, बहुत कम यूज में आती है। ये हमने जो है वो हमने बेसिकली जो है वो डिस्कशन कर लिया है पल्स के बारे में। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास में दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, पल्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनको हम ले लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो बेसिकली जो है वो 3-4 चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली चीज इसमें देखते हैं हम दोस्तों रेट, नेक्स्ट देखते हैं हम रिदम, नेक्स्ट देखते हैं हम वॉल्यूम। ये तीनों चीज तो जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आ जाती है जिसमें आ जाती है टेंशन। ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको सबको जो है हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन सब चीजों को। बेसिकली जो भी हम पल्स चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों, जितने भी हमारे पास में पल्स है उसको हम करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। अगर पल्स रेगुलर है तो, रेगुलर पल्स है, कोई भी पेशेंट है, आपने पल्स चेक की, आपने देखा कि रेट, रिदम, वॉल्यूम सब कुछ ठीक है, तो आपने 30 सेकेंड्स के लिए चेक किया, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपकी रेट जो है वो निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर इर्रेगुलर पल्स है, इर्रेगुलर पल्स है तो हम कितनी चेक करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो चेक करते हैं। और एक जिसमें हमारे पास में थी दैट इज कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स, उसको हम चेक करते हैं ओनली ऑन जो है वो 5 to 10 सेकेंड। क्यों चेक करते हैं इसका भी जो है वो रीजन आपको बताइए, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी जो है वो डायरेक्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। अगर आपने ज्यादा देर तक प्रेस करके रखा तो ब्लड सप्लाई जो है वो अल्टरेट हो जाती है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। उसके बाद पल्स कैसे चेक करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना जो हमारे फिंगर टिप्स है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो फिंगर टिप्स है उससे हम चेक करते हैं। इन तीनों से जो है वो चेक करते हैं, फिंगर टिप्स से हम चेक करते हैं। कभी भी जो है वो थंब से हमें पल्स चेक नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हाथ है, आप पल्स चेक कर सकते हो, यूं चेक कर सकते हो, ठीक है ना, यूं चेक कर सकते हो, तीनों से कर सकते हो, तीनों में से एक में कर सकते हो, लेकिन कभी भी जो है वो थंब से नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि थंब में ऑलरेडी जो है वो एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस इन द सेंस कि 2 छोटी छोटी आर्टरी आपस में जाके यहाँ पे जो है वो जुड़ जाती है, तो इसके अंदर खुद की भी अपने आप में जो है वो एक पल्स रहती है। तो कभी भी थंब से आपको इस तरीके से आप पल्स चेक नहीं करोगे, आपको जो है वो फिंगर टिप्स है, पहली, दूसरी या तीसरी या तीनों से एक साथ या तीनों में से कोई 2, ठीक है, यूज लेके आप पल्स चेक कर सकते हो। कभी भी जो है वो थंब से चेक नहीं करते हैं। ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी, ठीक है, थंब से जो है वो चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि थंब के अंदर जो है वो खुद की भी जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या खुद की भी जो है वो पल्स रहती है। क्लियर है। अब इसकी 1 बाय 1 करके जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में रेट। रेट क्या होती है, रेट का एक सिंपल डेफिनेशन है कि पल्स 1 मिनट में कितनी बार जनरेट हो रही है, ठीक है ना। रेट का सीधा सीधा मीनिंग हो गया 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो है वो जनरेट हो रही है, वो होगी हमारे पास में रेट। या सिंपल कहें कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो 1 मिनट के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो है वो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है और कितनी बार जो है वो रिलैक्सेशन कर रहा है, उसको हमने क्या कह दिया दोस्तों, रेट कह दिया। अब आपको पता ही है बेसिकली नॉर्मल अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है हमारे पास में 72 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर रेंज की मैं बात करूं, रेंज की मैं बात करूं तो वो होती है दोस्तों 60 to 100 बीट्स पर मिनट। दोनों में ध्यान रखना दोस्तों, ये तो है हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, नॉर्मल हार्ट रेट, जिससे हमें जो है वो कार्डियक साइकिल भी निकल के आता है। ये नॉर्मल हार्ट रेट है, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होती है। लेकिन अगर रेंज की मैं बात करूं तो दोस्तों रेंज होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम हो जाएगा तो चीज चली जाएगी हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एग्जाम में जो जो चीजें मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सारी चीजें, हालांकि आपको बहुत इजी लग रहा है और इजी हो भी सकती है, लेकिन एग्जाम में जो है वो चीजें पूछी जाती है। ब्रेडिकार्डिया हो गया दोस्तों, हार्ट रेट अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो हो गया। टेकीकार्डिया क्या हो गया दोस्तों, टेकीकार्डिया हो गया हमारे पास में कि हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर चलेगी, दैट इज टेकीकार्डिया। इरेगुलर हार्ट रेट आ गया, उसको हम कहते हैं डिसएरिथमिया, अरेथमिया या डिसएरिथमिया, ठीक है।
डिस अरेदमिया, या इसको हम अरेदमिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसका हो गया इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट जो हो बहुत ज्यादा इरेगुलर, ठीक है, 200, 250, 300 इतना तक पहुंच जाती है, उसको हम बोलते हैं अरेदमिया या डिसअरेदमिया। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया हमारे पास में रेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो हमने डिस्कस कर लिया रेट का। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिदम। रिदम, रिदम क्या होता है दोस्तों? फ्लो, जिसको हम कहते हैं फ्लो। मान के चलिए कि आपके पास में रेट तो हमने निकल के आ गई कि 60 बार जो है वो हार्ट रेट जो है वो पंप कर रहा है, या आर्टरी जो है वो 60 टाइम या 70 टाइम जो है वो फैल रही है, सिकुड़ रही है। लेकिन रिदम सेम है या नहीं है? कई बार जो है वो तेज फैल जाती है, कई बार जो है वो स्लो फैल जाती है। ठीक है, एक बार तेज, एक बार जो है वो मतलब पल्सेस का अल्ट्रेशन आ रहा है, तो उसको लिए जो है वो आती है हमारे पास में रिदम। फ्लो कैसे चल रहा है? ठीक है, मानते हैं कि हमारे पास में जो है वो हार्ट रेट निकल के आ रही है 72, मान लो 72 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट निकल के आ रही है। ठीक है, रेट तो सेम है 72 टाइम्स, लेकिन एक तो आ रही है कि बिल्कुल फ्लो में चल रही है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एक्सपेंशन क्या, रिकोलाई क्या, एक्सपेंशन क्या, रिकोलाई क्या, बिल्कुल फ्लो में। एक बहुत तेज हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर तेज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास में 72 हार्ट रेट तो है, लेकिन ये रिदम बिल्कुल ऐसी चली आ रही है। दूसरी होगी कि एक बार बहुत ज्यादा हो गया, एक बार फिर बहुत ज्यादा हो गया, फिर स्लो हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, स्लो हो गया। तो ये होती है हमारे पास में रिदम। ये रिदम जो है वो वीक और 3D पल्स पे जो है वो आगे हम जब पल्स के टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है हमारे पास में कि पल्स जो है, पल्स कैसे हो रही है? जब ब्लड उसके अंदर जा रहा है तो वहां पे पल्स जनरेट हो रही है। अब वॉल्यूम अगर इक्वल जा रहा है, ये बेसिकली जो है वो डिफाइन करता है हमारे पास में एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट। एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की जो एबनॉर्मेलिटी होती है इसके कारण ये वॉल्यूम जो है वो डिफरेंशिएट आती है। कैसे? कई बार जो है वो तेज कंप्रेस हो गया, कई बार जो है वो स्लो कंप्रेशन हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया या हार्ट फेलियर की कंडीशन आ गई है, तो कई बार बहुत तेज कंप्रेशन हो गया तो ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगी। कई बार जो है वो कंप्रेशन तेज हुआ, स्लो हुआ तो कम आ जाएगी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम टोटली डिपेंड होती है हमारे पास में हार्ट पे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कई बार ज्यादा पुश कर देगा तो तेज आ जाएगी, और कई बार स्लो पुश करेगा तो हमारे पास में जो है वो स्लो आ जाएगी। क्लियर है? लास्ट आ गया हमारे पास में टेंशन। टेंशन में क्या चीज है? टेंशन है कि वॉल्यूम कितना है, ब्लड का जो है वो वॉल्यूम कितना है। जैसे मान लीजिए एक होता है हमारे पास में शॉक की कंडीशन आती है। ठीक है, शॉक में क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम जो है वो गिर जाता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो गिर जाता है। एक होता है हमारे पास में, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है, उसमें भी वॉल्यूम जो है वो गिर जाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है? वॉल्यूम गिर जाता है, तो वहां पे टेंशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या है? क्योंकि फ्लूइड ही जब कम हो गया है तो टेंशन ऑलरेडी जो है वो डिक्रीज होगी। कई बार होता है फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। क्या होता है? फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो फ्लूइड ओवरलोड होगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा? टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में आर्टरी का जो है वो टेंशन बढ़ जाता है। दूसरा एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ये भी आपने सुना होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस में तो यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाती है। तो जब आर्टरी हार्ड हो जाती है, ठीक है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो उसमें भी हम जो है हमारे पास में टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े? 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहला था हमारे पास में रेट, कि किस गति से जो है वो हमारे पास में पल्स जो है वो जनरेट हो रही है, या किस गति से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिसमें हमें पल्स जो है वो फील होगी। दूसरा था हमारे पास में रिदम, यानी कि उसका फ्लो जो है वो किस तरीके से है। तीसरी चीज थी हमारे पास में दोस्तों दैट इज वॉल्यूम, कि हमारे पास में किस तरीके का कितना वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, वो सारी चीजें। और लास्ट थे हमारे पास में दोस्तों टेंशन, जो कि आर्टरी के ऊपर निर्भर करता है या हार्ट की एबनॉर्मलिटी के ऊपर जो है वो हमारे पास में निर्भर करता है। ये सारी चीजें हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो पल्स की हमने देख लिया है। अब उसके बाद में लास्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ पल्स, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ पल्स में बहुत सारे टाइप जो है
वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में लेकिन टाइप में बहुत सारे देखने को तो मिलेंगे, लेकिन कौन कौन से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम ले लेते हैं। मैं आपको यहीं पे जो है वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। एक होता है दोस्तों हमारे पास में इंटरमीडिएट में पूछा जाएगा, एक पल्सेस पैराडॉक्स में पूछा जाएगा, और एक जो है वो हमारे पास में वाटर हैमर पल्स में जो है वो पूछा जाएगा। इनमें से तो जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि हम पढ़ेंगे सारे, ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी पल्स को पढ़ेंगे, और बिल्कुल सिर्फ एक एक वर्ड आपको याद रखना है, लाइन याद नहीं रखनी, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, उसी में आपकी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। सबसे पहला मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाए। पहला है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इंटरमिटेंट पल्स होती है कि रेगुलर नहीं आता, एक के बाद एक जो है वो स्किप हो जाती है, पल्स जो है वो स्किप हो जाएगी, स्किप पल्स। एक बार पल्स आया उसके बाद में जो है वो पल्स स्किप होगी, ठीक है, 2 पल्स आई, 3 पल्स आई, फिर एक स्किप होगी, फिर 5-7 पल्स आई, फिर स्किप होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो है वो पल्स स्किप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरमिटेंट पल्स बोलते हैं। इंटरमिटेंट यानी कि बीच बीच के अंतराल पे जो है वो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइनस अरेथमिया। साइनस अरेथमिया में क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है ना, जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में 3 कंडीशन होती है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पोज। ये आपको होता है, सांस हमने ली इंस्पिरेशन, सांस हमने छोड़ी एक्सपिरेशन, और उसके बाद बीच वाली कंडीशन आ गई पोज। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में अगर पल्स रेट इंक्रीज होगी, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन में जो है वो पल्स रेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे साइनस अरेथमिया। क्लियर है। उसके बाद आ गया पैराडॉक्सियल पल्स। पैराडॉक्सियल पल्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कब, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में जो है वो पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में पल्स रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं पैराडॉक्सियल पल्स। नेक्स्ट आ गया वीक पल्स। नाम से पता चल रहा है पल्स जो है वो बहुत वीक फील होगी, इसको हम बोलते हैं वीक पल्स। तो इसको तो जो है वो याद रखना ही नहीं है, ऐसे पल्स को तो वीक पल्स जो वीक होगी। नेक्स्ट बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें पास में जो है वो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स जो है वो हमें फील होगी। जस्ट हमारे पास में पल्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसमें हमें जो है वो पल्स बहुत ज्यादा फील होगी, ठीक है। उसके बाद आता पल्सेस अल्ट्रेशन। नाम से पता है पल्सेस अल्ट्रेशन मतलब एक बार वीक एक बार स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इनका जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो आ गया पल्सेस अल्ट्रेशन। एक बार जो है वो पल्स इंक्रीज होगी, एक बार जो है वो डिक्रीज होगी, वो होगी पल्सेस अल्ट्रेशन। उसके बाद अब बाइजेमिनाइल पल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये भी हमारे पास में जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाइजेमिनाइल पल्स में क्या होता है, पल्स हमेशा एक स्टेप पहले सुनाई देगी, अर्लियर ईच बीट्स, ठीक है, अर्लियर ईच बीट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमें पल्स हर बार जो है वो एक स्टेप पहले जो है वो फील होगी, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेमिनाइल पल्स। जैसे मान लीजिए, अलग से बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये पल्स चल रही है, ठीक है, ये हमें सुनाई देती है, सडनली एक पल्स जो है वो आपको पहले से सुनाई देगी, ठीक है, बीच में से एक ओवरलैप हो जाएगा, फिर एक पल्स जो है वो आपको बीच में से सुनाई देगी, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे हमारे पास में बाइजेमिनाइल पल्स। उसके बाद आता है हमारे पास में वाटर हैमर पल्स बोल दो, या कोरिजियन पल्स बोल दो, या कोलैप्सिंग पल्स बोल दो, तीनों को जो है वो एक ही नाम है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है। वाटर हैमर पल्स बोल दो, कोरिजन पल्स बोल दो, या कोलैप्सिंग पल्स बोल दो। अब देखो इसको ले लेते हैं, वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स, या फिर कोरिजन पल्स, कोरिजन पल्स, या फिर जो है वो उसको कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। देखो एग्जाम में इसमें पूछा गया है
एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वाटर हैमर पल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरिजन ऑप्शन दे देंगे और फिर बोल देंगे, बाकी अलग अलग दे देंगे, वीक पल्स देंगे, पल्स पैराडॉक्स दे देंगे, ये सारी चीजें दे देंगे। कई बार क्या होता है कि कोरिजन पल्स दे देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन सा नाम है। अब देखो इसको 1 बाय 1 समझो और इसको समझो, ठीक है। जैसे वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम हथौड़ा पानी के अंदर मारेंगे, तो आपको पता है हथौड़ा पानी के अंदर मारेंगे तो कैसा फील होगा। या दूसरा शब्द है कोलैप्सिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स नाम से पता चला, सडनली जो है वो पल्स हमें कोलैप्स देखने को मिलेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपकी पल्स जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स, या जो है वो हमारे पास में कोरिजन पल्स। यानी कि पल्स जो है वो फास्ट आएगी, पल्स जो है वो फास्ट आएगी, रेगुलर आएगी, लेकिन बीच में एक जो है, एक पल्स जो है सडनली जो है वो पल्स जो है वो खत्म हो जाएगी, सडन पल्स जो है वो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वाटर हैमर पल्स या कोरिजन पल्स, या फिर हमारे पास में जो है वो कोलैप्सिंग पल्स। याद रखना, कोलैप्सिंग, सडनली कोलैप्स नहीं होता, उस तरीके से हमारे पास में रेगुलर आएगी, फास्ट आएगी, लेकिन सडनली एक पल्स जो है वो गायब हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कोलैप्सिंग पल्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो ये हमने जो है वो डिस्कस किया था। अब एक चीज हमारे पास में आ गई, दैट इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो है वो क्या होता है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स डेफिशिएट क्या होता है, एग्जाम में इन दोनों के बारे में जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम की पॉइंट के रूप में भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, की पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या सीधे शब्दों में कहें, पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिंपल, जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास में ब्लड प्रेशर है, आपको जो है वो ब्लड प्रेशर, या तो सीधा पूछ लेंगे कि पल्स प्रेशर जो है वो होता क्या है, ठीक है, इसकी रेंज पूछ लेंगे, या इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, या आपको जो है वो ब्लड प्रेशर देके ये पूछ लेंगे कि पल्स प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने जो है एग्जामिनर ने दे दिया 120/80 mmHg जो है वो ब्लड प्रेशर है, तो इसका पल्स प्रेशर जो है वो चेक करके बताइए। पल्स प्रेशर देख सकते हैं, तो सीधा सीधा पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, ऊपर वाला होता है हमारे पास में सिस्टोलिक, तो हो गया 120। डायस्टोलिक कितना है दोस्तों, 80, ठीक है, निकल के कितना है दोस्तों 40, तो 40 mmHg, 40 mmHg क्या हो गया दोस्तों, पल्स प्रेशर हो गया। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको यहीं पे रिपीट कर दूं दोस्तों, या तो एग्जाम में जो है वो ब्लड प्रेशर देके आपको पल्स प्रेशर चेक करने के लिए बोल देंगे, या फिर पल्स प्रेशर का फॉर्मूला पूछ लेंगे कि व्हाट इज पल्स प्रेशर, दे देंगे सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, या सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, या सिस्टोलिक मल्टीप्लाई डायस्टोलिक, ऐसे करके फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा दे देंगे। तो या तो आपको इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या जो है वो आपका इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या जो है वो आपको रेंज देके, ठीक है ना, रेंज पूछ सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो हमारे पास में पल्स प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों पल्स प्रेशर 40 to 60 mmHg होता है, ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल पल्स प्रेशर है। या फिर आपको जो है वो जो ब्लड प्रेशर देके जो है वो इसका आपको फॉर्मूला और इसका आंसर जो है वो निकलवा सकता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, दैट इज पल्स प्रेशर। सेकंड मैंने आपको बताया था पल्स डेफिशिएट, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट क्या होता है, मैंने आपको जब पल्स बताई थी तो एपिकल पल्स के बारे में बताया था कि एपिकल पल्स जो है वो आइडियल पल्स होती है। तो यहां पे आता है डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स और डिजिटल पल्स, या डिजिटल पल्स को जो है वो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ब्रेकियल पल्स या रेडियल पल्स। ब्रेकियल भी डिजिटल में आएगी, रेडियल भी डिजिटल में आएगी। एक तो होता है डिजिटल मतलब दूरस्थ वाली, तो डिजिटल पल्स या ब्रेकियल पल्स। सीधा सीधा मीनिंग है कि ब्रेकियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में डिफरेंशिएट होता है, उसको हम कहते हैं पल्स डेफिशिएट।
इसको समझो। मान लीजिए ये हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कि एपिकल पल्स आइडल होती है, जो कि ऐसे नोड जब कॉन्ट्रेक्शन करता है उसके ऊपर निर्धारित होती है। तो मान लीजिए ऐसे नोड ने जो है वो पल्स जनरेट की कितनी, 80, कितने की, 80 की, 80 बार जो है वो धड़का। नॉर्मल रेंज हमारे पास में 60 to 100 है ना, ठीक है। तो उसने 80 बार पंप किया, लेकिन हमें फील सिर्फ 70 बार हो रही है। फील कितना हो रहा है, 70। हमने यहां से स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे, हमारे पास में 80 ही फील होगा, लेकिन अगर हम रेडियल या ब्रेकियल से चेक करेंगे तो हमारे पास में 70 बीट्स पर मिनट ही निकला है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस निकला उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, पल्स डेफिशिएट क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड ब्रेकियल पल्स या रेडियल पल्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड डिजिटल पल्स। ये दोनों डिजिटल पल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पल्स डेफिशिएट। क्लियर? तो आज हमने जो है वो डिस्कशन किया, फटाफट जो है वो इसको रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद इसके एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने पल्स को डिस्कस किया था। पल्स में हमने लिया था कि पल्स जो है वो होती क्या है, फटाफट मैं आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ। पल्स क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो आर्टरी एक्सपेंशन करता है, तो आर्टरी का एक्सपेंशन एंड रिकोलाई क्या कहलाता है दोस्तों, पल्स कहलाता है। आर्टरी का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन करेगा तो। उसके बाद में हमने साइट देखी थी, साइट में फटाफट टेम्पोरल था, कैरोटिड था, एपिकल था, ब्रेकियल था, रेडियल था, फीमोरल था, पोप्लेटल था, डोर्सल पेडिस था, पोस्टीरियर टिबियल था। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था, टेम्पोरल वाला जो है वो इनडायरेक्टली ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन का करवाते हैं। कैरोटिड जो है वो सीपीआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डायरेक्टली सप्लाई ब्रेन को जो है वो यही देते हैं, 5 से 10 सेकंड से ज्यादा चेक नहीं करते हैं। उसके बाद एपिकल पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में चेक किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी या बच्चों में जो है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में चेक किया जाता है। यही एक ऐसी पल्स है जिसको स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक किया जाता है, इसको आइडल पल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया ब्रेकियल पल्स, जो हमारे पास में ब्लड प्रेशर में चेक की जाती है। बच्चों में जो है सीपीआर में ब्रेकियल पल्स ही देखते हैं। नेक्स्ट आ गया रेडियल पल्स, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूजेबल वाली चीज है। एबीजी एनालिसिस में रेडियल और फीमोरल ही चेक करते हैं। उसके बाद में हमने पोप्लेटल पल्स बोला था, अगर दोनों हाथों में फिस्टुला है या दोनों हाथ नहीं है तो हमारे पास में पोप्लेटल पल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोर्सल पेडिस या पोस्टीरियर टिबियल जो है वो पल्स हमें फील होती है, जो कि हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई के बारे में देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था, पहले हमने रेट देखा था, 1 मिनट में कितनी बार पल्स जनरेट होती है, वो हो गया हमारे पास में रेट। वो होती है नॉर्मल 60 to 100, 60 से कम ब्रेडिकार्डिया, उससे ज्यादा चला गया टैकीकार्डिया, बाकी हमारे पास में जो है वो अरिथमिया, इरेगुलर पल्स आ गई। रिदम मैंने बताया था, फ्लो जो है वो किस तरीके से होता है वो हमारे पास में रिदम में आ गया। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है वो हिसाब से, और टेंशन कि किस तरीके से आर्टरी जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है उस आधार पे। कब तक चेक करते हैं, नॉर्मली जो है 30 सेकंड के लिए करते हैं, इरेगुलर है तो हम जो है 1 मिनट के लिए करते हैं। और उसके बाद में अगर मान लीजिए हमारे पास में जो है वो कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो 5 से 10 सेकंड में चेक करते हैं। उसके बाद टाइप में हमने जो है वो वीक पल्स देखा था, 3D पल्स देखा था, देन पल्सेस पैराडॉक्सियल देखा था हमने, देन बाइजेमिनल पल्स देखा था, वाटर हैमर पल्स देखा था। इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। लास्ट हमने डिस्कस किया था पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटा दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। पल्स डेफिशिएट हमने देखा था, एपिकल पल्स और जो हमारे पास में रेडियल ब्रेकियल या हम कह सकते हैं डिजिटल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम लास्ट आ जाते हैं हमारे पास में एमसीक्यू पे। जब टॉपिक क्लियर हो गया तो हमारे पास में एमसीक्यू करने में जो है वो हमें दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट जो है वो 1 by 1 करके जो है हम एमसीक्यू को चलते हैं। आप आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर द एडल्ट। सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। अगर रेंज की बात करें तो रेंज होती है हमारे पास में दोस्तों 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये हो गया हमारे पास में रेंज। तो देखते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। ये तो होगी एक्यूरेट, अगर एक्यूरेट पूछा है तो 72 बीट्स पर मिनट, अगर रेंज पूछा है तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। हाँ, काफी हद तक राइट है, लेकिन क्या पता अगर 60 से 100 वाला मिल जाएगा तो और ज्यादा राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए हम होल्ड कर देते हैं। सेकेंड है 90 to 120 बीट्स पर मिनट। दोस्तों 90 तो ठीक, लेकिन 120 जो है वो टैकीकार्डिया में चला गया, तो 120 जो है वो एबनॉर्मल है। 120 जो है वो एबनॉर्मल है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट
130 टू 150 बीट्स पर मिनट? जी नहीं दोस्तों, ये भी जो है वो आंसर नहीं आएगा। 180 टू 200 बीट्स? ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें जो है वो बच्चों में या फिर जो हम कहें कि उनमें ये चीज रेगुलर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है एडल्ट। एडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो एडल्ट में हमारे पास में ऑप्शन जाएगा सिर्फ 60 टू 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि आंसर ये आएगा हमारे पास में ए ऑप्शन। हाँ, अगर यहाँ पे एडल्ट की बजाय जो है वो चाइल्ड या इन्फेंट देता तो हमारे पास में चीजें चेंज होती। चीजें किस तरीके से चेंज होती कि नॉर्मल हम अगर हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट हो गया एडल्ट, एडल्ट में हो गया हमारे पास में दोस्तों 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, या जो हमारे पास में दे रखा है 60 टू 80 बीट्स पर मिनट, जो कि राइट आंसर जा रहा है। अगर हम न्यू बोर्न की बात करें तो न्यू बोर्न में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू बोर्न में होता है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट होती है। अगर हमारे पास में 3 मंथ्स का बच्चा है तो 3 मंथ्स में आ जाता है दोस्तों 90 टू 120 बीट्स पर मिनट आ जाता है। क्लियर है? अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो दोस्तों 80 टू 120 बीट्स पर मिनट आ जाता है। और उसके बाद में अगर 1 ईयर की हम बात करें तो 1 ईयर में आ जाता है दोस्तों हमारे पास में 70 टू 120 बीट्स पर मिनट। ये जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। यहाँ पे कुछ बुक्स में आपको 110 भी जो है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है या तो एडल्ट पे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो एडल्ट पे और या फिर जो है वो न्यू बोर्न पे। ये चीज भी जो है वो आप याद रखना। न्यू बोर्न का भी एग्जाम में जो है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो जाएगा? तो नॉर्मल एडल्ट हो गया 100 टू 60 और न्यू बोर्न का हो गया 120 160 बीट्स पर मिनट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टरी इज कॉमनली यूज फॉर मेजर द पल्स? मैंने क्या कहा था? कॉमनली, कॉमनली बार बार मैंने बताया था। कॉमनली के लिए कौन सा? आप ही देखिए सबसे ज्यादा कौन सी कॉमनली, ये जहां भी देखोगे पल्स चेक करोगे रेडियल पल्स चेक करोगे। अगर हमारे पास में रेडियल पल्स चेक करने की मजबूरी ना हो, मान लीजिए कि हाथ पे कोई जो है वो प्लास्टर बंधा हुआ है या फिर जो है वो हमारे यहाँ पे कोई ड्रेसिंग की हुई है या काफी ज्यादा सोलो है या फिर फिस्टुला है, अगर जब तक मजबूरी नहीं है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करते हैं? कॉमनली में रेडियल को ही यूज लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये भी आंसर है। पहला क्वेश्चन कैरोटिड पल्स, जी नहीं, कैरोटिड पल्स सिर्फ और सिर्फ सीपीआर के दौरान काम में देखते हैं। सीपीआर जब करेंगे तब। रेडियल पल्स, यस, सबसे ज्यादा जो है वो फ्रिक्वेंटली यही करते हैं। फीमोरल, जी नहीं दोस्तों, ब्रेकियल बहुत रेयर टू रेयर करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वो हम रेडियल पल्स ही चेक करेंगे, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिस्क्राइब फॉर इरेगुलर हार्ट बीट? इरेगुलर हार्ट बीट को मैंने बार बार कहा था दोस्तों, इरेगुलर हार्ट बीट किसको कहते हैं? इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट में थी हमारे पास में अरेदमिया, अरेदमिया, या इसका दूसरा नाम हो गया हमारे पास में डिसअरेदमिया। डिसअरेदमिया को जो है वो हमने क्या बोला? इरेगुलर हार्ट बीट बोला। क्वेश्चन हमारे पास में बिल्कुल सिंपल पूछा गया, कोई घुमावदार नहीं है। व्हाट इज द टर्म डिस्क्राइब्ड बाय इरेगुलर हार्ट बीट? इरेगुलर हार्ट बीट को जो है वो क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट को कहा जाएगा अरेदमिया। ऑप्शन देख लेते हैं, हर ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज है। पहला ऑप्शन है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया किसको कहते हैं दोस्तों? टेकीकार्डिया कहते हैं हार्ट रेट जो है वो मोर देन, हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टेकीकार्डिया। यहां पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म डिस्क्राइब इरेगुलर हार्ट बीट। अगर यहां पे पूछता कि इंक्रीज हार्ट रेट तो आ जाएगा हमारे पास में टेकीकार्डिया, लेकिन यहां पे इरेगुलर हार्ट बीट पूछा है तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया क्या होता है दोस्तों? हार्ट रेट हमारे पास में अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है, 60 बीट्स पर मिनट से अगर हमारे पास में कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे ब्रेडीकार्डिया, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट डिसअरेथमिया। यस, मैंने आपको पहले बताया इरेगुलर हार्ट बीट दैट इज डिसअरेथमिया या अरेथमिया, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन और एक होता है पैल्पिटेशन, दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। पैल्पिटेशन होता है कि हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जो हार्ट बीट खुद की धड़कनें खुद सुन सकता है, हार्ट बीट लाउडर हो जाती है। हार्ट बीट क्या होता है? लाउडर हो जाती है, लाउडर हो जाती है और इतनी लाउड होती है कि बिना स्टेथोस्कोप के भी हम अपनी धड़कनें जो है वो सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन, ठीक है, पैल्पिटेशन एमआई में देखने को मिलेगा दोस्तों, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखने को मिलेगा। एक होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन फिजिकल एग्जामिनेशन की एक साइट है
जिसमें हम प्रेशर करके जो है वो जगह देखते हैं कि ऑर्गन स्वेलन है या नहीं है, वो होता है पैल्पेशन। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, पैल्पिटेशन होता है हार्ट रेट बहुत ज्यादा लाउडर हो जाती है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है इरेगुलर हार्ट बीट, तो आंसर जाएगा दोस्तों सी, दैट इज अरेथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द पल्स रेट, यानी कि देखो डज नॉट बोला है, ठीक है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि पल्स रेट को इफेक्ट नहीं डालता है। यहां पे 4 हमारे पास में फैक्टर दे रखे हैं, उसमें से 3 फैक्टर तो ऐसे होंगे जो कि पल्स रेट पे अफेक्ट डालेंगे, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि पल्स रेट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको हमें चूज करना है। चलो देखते हैं। पहला एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्सरसाइज डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जितनी एक्सरसाइज उतनी ही हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो हार्ट रेट एक्सरसाइज जो है वो हार्ट रेट पे इंपैक्ट डालती है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर, दोस्तों आपको ही पता है कि बॉडी टेम्परेचर जब जब इंक्रीज हो जाता है, हाइपोथैलेमस पे डायरेक्ट इंक्रीज होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी इंक्रीज होता है, बीएमआर भी बढ़ जाती है, और हमारे पास में हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ट रेट इंक्रीज होगी, तो ये भी इंपैक्ट डाल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स है, ठीक है, यानी कि जैसे ही हम हाइट पे जाएंगे, तो दोस्तों आपको पता है जैसे हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी हमारी बॉडी को डिमांड पूरी करने के लिए हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब कंडीशन में जो है तीनों चीज, एक्सरसाइज भी जो है वो पल्स रेट पे इफेक्ट डालता है, बॉडी टेम्परेचर भी पल्स रेट पे इफेक्ट डालता है, एटीट्यूड भी पल्स रेट पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है ब्लड टाइप। ब्लड टाइप क्या होता है? ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, तो ब्लड ग्रुप कभी भी हार्ट रेट पे इंपैक्ट नहीं डालता। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए वाले की हार्ट रेट ज्यादा होती है, बी वाले की कम होती है या ओ वाले की ज्यादा होती है। तो ब्लड ग्रुप कभी भी जो है वो हम पे इंपैक्ट नहीं डालता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा हमारे पास में ब्लड टाइप, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो हार्ट रेट पे इंपैक्ट या हार्ट रेट को जो है वो नहीं चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हाउ इज पल्स प्रेशर इज कैलकुलेटेड। पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, या पल्स प्रेशर का जो है वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों बार बार, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपल फॉर्मूला है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्मूला दे, पहला क्वेश्चन है सिस्टोलिक, पहला ऑप्शन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यस, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो यही तो होता है। तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास में राइट चला गया। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जी नहीं दोस्तों, ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है पल्स प्रेशर का, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पल्स प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये तो नहीं है, या तो माइनस है, तो ये भी जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, देखो कंफ्यूज करने के लिए डाला है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उल्टा दे दिया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सारे फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला गलत हैं। राइट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज पल्स प्रेशर। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ए। ए आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में, व्हाट डज द इंक्रीज पल्स प्रेशर टिपिकली इंडिकेटेड, यानी कि पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? पल्स प्रेशर अगर इंडिकेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो किसको इंडिकेट करता है? तो दोस्तों पल्स प्रेशर क्या चीज है आपको पता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब चीजें क्या हो सकती है, पल्स प्रेशर कब बढ़ सकता है? पल्स प्रेशर दो कंडीशन में बढ़ सकता है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर इंक्रीज पल्स प्रेशर होता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? आपको पता है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या सिंपल भाषा में बात करें कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
तो वो क्या चीज है, हाइपरटेंशन। ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है, हाइपरटेंशन को, या ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही जो है वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। वो एक दूसरे का सिनोनिम्स ही तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में हाइपरटेंशन। यस दोस्तों, इंक्रीज पल्स प्रेशर जो है वो टिपिकली इंडिकेटेड करता है हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन, जी नहीं दोस्तों, हाइपोटेंशन पल्स प्रेशर डिक्रीज जो है वो हाइपोटेंशन को इंडिकेट करता है, तो ये तो नहीं आएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर दोस्तों अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा तो यहाँ पे इंक्रीज का चांस ही नहीं हो सकता, पल्स प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज का कोई चांस ही नहीं होगा। नेक्स्ट, एलिवेटेड हार्ट रेट, दोस्तों अगर हार्ट रेट कितनी भी एलिवेटेड हो जाए पल्स रेट पे जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पल्स रेट पे इम्पैक्ट प्रेशर से आता है न कि रेट से आता है। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होगी। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा ए, हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, कितने क्वेश्चन रह गए, चलो 2 क्वेश्चन हो गए, कोई नहीं। ए हेल्दी इंडिविजुअल व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स प्रेशर, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्मल जो है वो पल्स प्रेशर जो है वो हमारे पास में कितना होता है। तो दोस्तों नॉर्मल आपको मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मल जो है हमारे पास में 40 to 60 mmHg होता है, mmHg होता है, या हम इसको कहें 50 to 60 mmHg जो है वो हमारे पास में नॉर्मल होता है। पहला है 30 to 40, जी नहीं दोस्तों 30 जो है वो कम हो गया, इसको हम नहीं मानते। नेक्स्ट 50 to 60, यस 50 to 60 जो है वो हमारे पास में नॉर्मल पल्स रेट है। 70 to 80 ये बहुत ज्यादा हो गया, ये भी एबनॉर्मल में आएगा। 90 to 100 ये भी जो है वो एबनॉर्मल में आएगा। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारे पास में बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म इज एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट मैंने आपको बार बार बताया था, टेकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, अरेथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट, और फिब्रिलेशन। ठीक है, फिब्रिलेशन का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, रिदमिक जो है वो जैसे वाइब्रेट करने लग जाता है हार्ट, उसको हम बोलते हैं फिब्रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द टर्म फॉर एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट क्या हो गया दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया। पहला ऑप्शन टेकीकार्डिया, जी नहीं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, यस बी ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया इज द राइट आंसर। एरिथमिया, जी नहीं, इरेगुलर हार्ट रेट को, फिब्रिलेशन इरेगुलर को। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमने जो है वो पल्स जो हमारे पास में जो वाइटल साइन है उसमें हमने एक पल्स को देखा। नेक्स्ट क्लास में हमने जो है वो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इनको भी देखेंगे। 2 क्लासें ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।